हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 11th में आए हैं या जो स्टूडेंट ने मान लीजिए पीसीबी सेलेक्ट किया है तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इंटीग्रेशन, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा चैप्टर 3 से लेकर के पूरे 11th और 12th में। ठीक है, तो बेसिक्स बता देता हूं मैं आपको कि इंटीग्रेशन का बेसिक्स क्या होता है। वैसे इंटीग्रेशन कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है, जितना आप उसको डीप में पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया हुआ है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, मान लीजिए हमारे पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। ओके, तो वहां पर आता था n इंटू एक्स की पावर n+1। ये एक डिफरेंशिएशन का जस्ट एक रूल है डिफरेंशिएशन का। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो बेटा इंटीग्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा कि चीजों को एक साथ इकट्ठा करना, जोड़ना एक तरह से। तो मुझे मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है, इस तरह से मैं इसको बता देता हूं कि ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। एंटी डेरिवेटिव मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। और एंटी डेरिवेटिव, और देखो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। वी कैन ऑल्सो दैट इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे, देखो सपोज आपके पास एक फंक्शन है d/dx ऑफ fx। ओके, और आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, आपको मिल गया एक अलग फंक्शन f'(x). नाउ मैं इसको इंटीग्रेशन अगर करता हूं f'(x) को, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, dx, तो मुझे मिल जाएगा यही फंक्शन fx। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन का जब मैं अपोजिट प्रोसेस कर रहा हूं, यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मुझे वही फंक्शन मिल जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन कहां पर काम आएगा, सपोज आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन मान लीजिए मेरे जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर मैं ds है, यहाँ पर डिस्टेंस है मेरा। सपोज फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं है एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस s। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, हम एक छोटे से पोर्शन के लिए, सपोज यहाँ पर ये बॉडी हमारी, इस पे कोई फोर्स लग रही है और ये फोर्स टाइम पे x पे डिपेंड कर रही है, या स्प्रिंग का भी एग्जांपल हम कह सकते हैं। स्प्रिंग में भी फोर्स जो है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। तो ऐसे में टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन के लिए dw के लिए हम देख लेंगे कितना वर्क डन होगा। इट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर फोर्स किस तरह से डिपेंड कर रहा होगा x पर, वो हमें पता होगा। और टू फाइंड द टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट दिस टर्म। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया है फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन का कहाँ यूज करेंगे। ओके, तो जब भी चीजें वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर फोर्स वेरी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो मुझे टोटल फाइंड करने के लिए, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको टाइम के साथ साथ बताता रहूंगा। तो एक ये वे था किस तरह से हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में जान सकते हैं। अब इसके जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूं। तो रूल इसके देखो क्या क्या है। पहले जैसे मैंने यहां पर बताया x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n+1। इसी तरह से, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर -1 आता है, -1। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का हमारा साइन है किसका, x की पावर n का। ठीक है, और इसको मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, और ये मुझे बता रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन आता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1, एंड यहाँ पर एक कांस्टेंट c मैंने लगा दिया है। ठीक है, इस c का मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया है ना, मुझे ये नहीं पता कि मैंने कहां से लेकर के कहां तक चीजों को जोड़ा, इकट्ठा किया है, इंटीग्रेट किया है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट c लगा दूंगा। ओके,
जब हम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब लिमिट आपको पता होगी, यानी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, तब ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस टाइम पर आपको एक कांस्टेंट सी लगाने की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब इसको थोड़ा समझते हैं सब। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो n की वैल्यू -1 है तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ये बता रहा हूं ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए यहाँ पर x की पावर -1 है तब मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा, उसके लिए एक और मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 2 का x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, तो इट विल बी इक्वल टू x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया x² का। सपोज आपको करना t dt का, यानी टाइम है और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो ये कितना हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस c। मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आ जाएगा v² अपॉन 2। ठीक है, और सपोज करो आपको x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। तो ध्यान दो, जो भी आप जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो टर्म यहाँ पर रहना चाहिए ताकि आप उसका इंटीग्रेशन कर सको। यहाँ पर भी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ये इस रूल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहीं पर बता दिए हैं, तो आप एक बार इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको और रूल्स बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट रूल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का, d/dx ऑफ साइन एक्स, तो वो होता था बेटा cos x। यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं किसका, साइन एक्स का, ठीक है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा dx। ओके, तो आफ्टर इंटीग्रेशन what you will get cos x plus c, but here नेगेटिव साइन एक आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइन x dx का माइनस cos x dx, ये आ जाएगा प्लस c। सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में साइन x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर और चीजें मैं आपको बताऊंगा रूल्स। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, नोटेड। और देखो, तो ये आपको मैंने एक्स की पावर n का बताया, साइन एक्स का बताया और कोस एक्स का बता दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है sec² x, तो उसका कितना होगा। नेक्स्ट रूल बता रहा हूं मैं आपको sec² x के लिए। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे 10x का, तो हमें sec² x मिलता था। अब मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है sec² x का, तो ये हो जाएगा sec² x dx विल बी इक्वल टू 10x प्लस c। ठीक है बेटा, ये sec² x का हो जाता है। एक रूल और मैंने बताया था वहां पर आपको, अगर सपोज करो 1/x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा log x प्लस c। ठीक है, ये अदर रूल है हमारा, ये नोट करिए। इसी तरह से मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है ax प्लस d की पावर n का बेटा, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, हालांकि इसको यहाँ पर इस पूरे को y मान करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। ये आएगा आपका, जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, देखो पावर का क्या होता है, पावर जो होती है वो एडअप हो जाती है, n+1 हो जाती है, तो यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। तो इसी तरह से आ जाएगा ax प्लस b की पावर n+1, और जैसे पावर नीचे आ जाती है n+1, तो यहाँ पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो भी x के साथ कोफिशिएंट है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। ये एक और रूल है। इसके अलावा मान लीजिए आपको
इंटीग्रेशन करना है किसका, e की पावर x का, ओके, e की पावर x का dx के रेस्पेक्ट में। तो ये आता है e की पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x प्लस c, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है इनडेफिनेट इंटीग्रल के, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, और मैं एग्जांपल भी वहां पर लूंगा। तो चलो अब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको इंटीग्रेशन करना है। उसमें कंडीशन ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स माइनस e की पावर x का, ठीक है। इस पूरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना। थोड़ा सोचो और बताओ कितना आएगा इंटीग्रेशन। देखो बेटा, सबसे पहले इसको मैं इस तरह से तोड़ रहा हूं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा dx, ठीक है, प्लस दूसरा जो टर्म है वो हमारा कितना हो जाएगा, कोस एक्स dx। फिर इसके बाद जो हमारा टर्म है वो कितना है, माइनस e की पावर x dx। बस अब हर एक टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो। तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कोस एक्स का साइन एक्स माइनस e की पावर x का e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इतना इजी है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो ये मैंने अभी डेफिनेट इंटीग्रल किया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट हमें नहीं पता अभी यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। फिजिक्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो जाती हैं चीजें यूज करना। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रल में मुझे वैल्यू पता होगी। सपोज एफ एक्स मेरा फंक्शन है और इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मुझे ये इसको यहाँ पर मैं ए और यहाँ पर लिख रहा हूँ बी। तो इसको बोलते हैं हम, जो ए है वो है हमारी इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट यानी जहां से हम इंटीग्रेशन करना अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारी इनिशियल लिमिट है ए, और बी है हमारी फाइनल लिमिट, फाइनल लिमिट। इसको मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या आया है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद आ रहा है, सपोज करो कोई भी फंक्शन फाइव एक्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू पुट करनी होती है इसके बाद में, तो मैं लिखूंगा ए और यहां पर लिखूंगा बी। तो बेटा इसमें ऐसे करते हैं कि जो भी फंक्शन आ गया, ठीक है, एक्स के टर्म में फंक्शन आ गया मेरा। अब एक बार मैं एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर लिखूंगा हायर लिमिट, फिर माइनस करूंगा, फिर मैं लिखूंगा एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। तो यह आ जाएगा एक्स पी माइनस एक्स ऑफ ए। ये मैं अभी आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने करा है फाइनल लिमिट मैंने पुट कर दी है, माइनस कर दिया है यहाँ पर इनिशियल लिमिट पुट करके। ओके, मैं आपको अभी एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो सपोज करो एग्जांपल मेरा है, यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स की क्यूब का, या थोड़ा छोटा ले लेते हैं, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में, और लिमिट है मेरी 1 से लेकर के 3 तक। तो क्या होगा, पहले आप इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, अब मैं सी नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मुझे ये पता है कि मैं कहां से लेकर के कहां तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1/3 को बाहर निकाल लो, एक्स की क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 3, तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब, माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखोगे यानी कि 1 की क्यूब, तो यह आ जाएगा 1/3, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितना, 3 3 9, 27 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 27/3, दैट विल बी इक्वल टू 9। तो ये है मेरे डेफिनेट इंटीग्रल कि जब मैंने एक्स स्क्वायर का dx किया है 1 से 3 तक, तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो हमें हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है जब हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो। अब सपोज करो मेरे पास एक कंडीशन है कि कोई फोर्स है F, ठीक है, जो कि इस तरह से डिपेंड कर रही है कि एक्स पे, स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, माइनस आ जाता है यहाँ पे, और मुझे वर्क डन निकालना है। ठीक है, मुझे वर्क डन निकालना है, एफ मेरा इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, डी डब्ल्यू लिखूंगा एफ इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, और मैं अब एफ को एक्स के टर्म में लिख लूंगा, कितना, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे एक बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए वर्क डन आया है। तो टोटल वर्क डन मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो यहाँ पर जो डी डब्ल्यू होगा उसके आगे इंटीग्रेशन साइन लग रहा है, तो वही फंक्शन आ जाएगा वर्क डन। और इधर के को बाहर लाओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ये कितना जाएगा, माइनस के और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वी कैन राइट इट एज W will be equal to माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। मान लो x की वैल्यू दी होती 1 से लेकर के 2 तक, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब था बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा मैं आपको मैकेनिक्स में बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हो। तो देखो, हमें पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है डिस्टेंस से, तो मैं कर सकता हूं dx बाई dt। एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, dv अपॉन dt। ठीक है बेटा, ये चीजें हमें पता है डिफरेंशिएशन से। लेकिन मैं यहां पर क्या सोच रहा हूं कि ये काम मैं कब करता हूं, जब मुझे x की वैल्यू, x हमारा डिस्टेंस है, उसकी इक्वेशन टाइम के टर्म में गिवन हो। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं x का, x मान लो 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो मान लो मेरे पास x की इस तरह की कोई इक्वेशन है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं डिफरेंशिएट करके। फिर से जो वेलोसिटी आएगी उसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा उल्टा सोचो, सपोज मुझे एक्सीलरेशन दे रखा है 3, ओके स्टूडेंट, एंड आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड x। मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस की इक्वेशन बनानी है। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, तो मुझे उल्टा सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था x को, तो मुझे वेलोसिटी मिल रहा था। ठीक है, अब इसका उल्टा सोचना शुरू कर दो। एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो एक्सीलरेशन बेटा किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt के, और वो कितना होगा 3। अब क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dv विल बी इक्वल टू 3 इंटू dt। ठीक है, नाउ यू टू फाइंड द टोटल वैल्यू जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। तो dv मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 3 को बाहर निकालो, ये कितना हो जाएगा dt, यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू टी। तो इस तरह से मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर ली टाइम के टर्म में। अब मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना x, तो मैं क्या करूंगा, मेरा वेलोसिटी जो होता है v, वो बराबर होता है dx अपॉन dt के। ओके, और वेलोसिटी कितना है 3t। अब क्या करो, सिंपल x निकालने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3t इंटू dt। फिर से वही चीज आ गई, वही कंडीशन आ गई, आप इसको इंटीग्रेशन कर लो। तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x, यहाँ पे 3 बाहर निकालो, और ये हो जाएगा t इंटू dt। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 3 t dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक चीज और बता दो, क्योंकि यहाँ पर हमने डेफिनेट इंटीग्रल नहीं करा था, एक कांस्टेंट c लगा दो, यहाँ पर भी वो कांस्टेंट c आ जाएगा, और फिर उस कांस्टेंट c का भी इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा, c को बाहर निकाल के इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा, c बाहर निकालो t, और एक और कांस्टेंट मान लो c डैश। तो इस तरह से मैंने x की इक्वेशन निकाल ली है जब मुझे एक्सीलरेशन दे रखा था। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, t के स्क्वायर पर। ओके, तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन बताई है इंटीग्रेशन की फिजिक्स में, कि अगर आपको एक्सीलरेशन दे रखा है तो आप डिस्टेंस की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मान लीजिए वर्क डन निकालना है फोर्स का
फॉर्मूला x के टर्म में गिवन है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। ओके, एक और फॉर्मूला बता देता हूं जो आप क्लास 12th में यूज करेंगे। देखो, इंटीग्रेशन लिमिटलेस है, जितना ज्यादा आप इसको सीखोगे उतना ज्यादा इसके बारे में आपको नॉलेज मिलती जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? चाहे आप 11th क्लास ले लो, चाहे आप 12th क्लास ले लो, दोनों में ही ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यूज आपको करना पड़ेगा। देखो कैसे, सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूं, मेरे पास इक्वेशन होती है F = dp/dt। कुछ स्टूडेंट ने अभी ये शायद नहीं पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने सिर्फ इतना सुना था कि फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और ये मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो F = dp/dt, और टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मोमेंटम व्हाट कैन आई डू? F dt। ओके, तो मान लीजिए किसी इक्वेशन में आपको बता रखा है कि जो फोर्स है वो 16t² है, तो आप क्या कर सकते हो? आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करके मोमेंटम भी निकाल सकते हो। तो काफी जगह एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन करोगे। मान लो आपको वर्क डन निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे F.dx। ओके, मान लो आपको सपोज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तब भी आप यही काम करोगे F.dx। सपोज आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे E.dx। ओके, क्लोज इंटीग्रल। सपोज आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तब भी आप इंटीग्रेशन करोगे B.dx। ओके, तो काफी जगह है। B.dl यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B.dx। और मान लीजिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्लक्स के, पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन के, मोमेंटम के। काफी देखना, हर चैप्टर में जब आप मैकेनिक्स के बाद शुरुआत कर दोगे, ग्रेविटेशन में, रोटेशनल में, उसके बाद हर चैप्टर में, खास करके थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज होगा। ओके, तो आज की क्लास में इतने करते हैं। आप कुछ और इससे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। ओके, उस असाइनमेंट को आप सोल्व करना, और अगर डाउट आए तो आप मुझसे वो चीजें पूछ लेना। सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।